नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। सबसे पहले उन 3 प्रमुख खबरों का सीधा करते हैं रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर, वरदान साबित होगा निसार। जी हां, निसार सैटेलाइट आज लॉन्च की जाएगी। अमेरिका और भारत का यह संयुक्त मिशन है और इससे क्या कुछ फायदे होंगे, कितनी उपयोगी साबित होंगे निसार, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है यूपीआई पेमेंट से जुड़ी हुई। जी हां, जहां आपको बता दें कि यूपीआई पेमेंट में 5 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। 1 अगस्त से ये बदलाव लागू होंगे जिसका आम लोगों पर सीधा असर होगा। आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव है यूपीआई पेमेंट से जुड़े हुए, बताएंगे इस खबर में। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई रूस से, जहां भूकंप से रूस इस वक्त थर्राया है। और इस वक्त रूस के अलावा भी जो आसपास के कई सारे देश है वहां पर इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। आखिर कितना भूकंप आया, कितना नुकसान हुआ है अभी तक, वहां की क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ। दुनिया जब जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही है और मानवता की तरह तरह की प्राकृतिक आपदा का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, ऐसे में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा मिलकर अब तक की सबसे महंगी और सबसे शक्तिशाली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार को आज शाम लॉन्च करने जा रही है। इस हाईटेक सैटेलाइट का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है और ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट पृथ्वी की बदलती हुई भू स्थितियों को बारीकी से समझेगा और उसमें मदद करेगा। धरती की सतह हो या फिर ग्लेशियर में होने वाले बदलाव हो, यानी जमीन का धंसना हो या फिर बर्फ का पिघलना, जंगलों या खेतों की स्थिति की मॉनिटरिंग करनी हो या फिर समुद्र की लहरों के बदलाव को देखना हो, इन तमाम जानकारियों के से वैज्ञानिक जो है वो जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और साथ ही पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे सैटेलाइट के माध्यम से। इसके साथ ही आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की भी पहले से ही भांप लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस सैटेलाइट को निसार को आज शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाना है और इसकी उल्टी गिनती भी बीते कल से शुरू हो चुकी है। इसरो के GSLV F-16 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाना है। भारत और अमेरिका के साझे रूप से बने सैटेलाइट के बारे में आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये कितनी उपयोगी साबित होगी। लेकिन सबसे पहले उसमें आपको बता दें कि आखिर क्या है निसार सैटेलाइट। तो ये निसार सैटेलाइट है जो आपको बता दें कि भारत और अमेरिका का हाईटेक सैटेलाइट, ये आगे आने वाले समय में बिल्कुल सीधे तौर पर काफी मददगार साबित होने वाला है। नासा और इसरो ने मिलकर इस सैटेलाइट को तैयार किया है, निसार को तैयार किया है। दोनों ही देशों के जो वैज्ञानिक हैं वो इस पर काम कर रहे हैं काफी लंबे समय से। और 2392 किलोग्राम वजन का ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसकी वीडियो भी इस वक्त हम आपके दिखा रहे हैं। जो वीडियो इस वक्त सामने आई है, करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत इस निसार को तैयार करने में आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब निसार के जरिए धरती की हर 1 इंच को मैप किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा। इसके साथ ही हम देखें तो 2 सिंथेटिक अपर्चर रडार से ये पहला सैटेलाइट लेस है। 2 सिंथेटिक अपर्चर इस रडार इसमें इस सैटेलाइट में मौजूद है। नासा का एल बैंड जंगल और मोटी सतह पर अपनी नजर बनाए रखेगा और वहां की जो गतिविधियां हैं उनकी जानकारी वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। इसके साथ ही इसरो का जो एस बैंड है वो भी बारीक चीजों को पकड़ेगा, उन पर अपनी नजर बनाए रखेगा। तो नासा और इसरो का ये सैटेलाइट बनाने में 10 साल लगे हैं और 10 साल के बाद में अब ये निसार निकलकर सामने है जिसे आज 5:40 पर इसे लॉन्च किया जाएगा और इससे आगे आने वाले समय में काफी मददगार ये साबित होगा। आखिर कब से ये काम शुरू करेगा, क्या एक एक करके क्रम से इसकी बात करते हैं। कैसे पृथ्वी को ये स्कैन करेगा, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। जहां पूरे पृथ्वी को 12 दिन में एक बार स्कैन किया जाएगा और पहली बार आपको बता दें कि स्विफ्ट SAR तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा तो अर्थ को ये स्कैन करेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि 242 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें, पिक्चर्स जो हैं वो ये प्रोवाइड कराएगा हमारे इसरो और नासा के वैज्ञानिकों को। इसके साथ ही घने जंगल और अंधेरे में भी देखने की क्षमता इसके पास में, निसार के पास में मौजूद होगी।
बादलों के पीछे भी देखने की क्षमता इसके पास में रहेगी, जो आगे आने वाले समय में वैज्ञानिकों के लिए काफी मददगार साबित होगी। इसके साथ ही हमारी जो पृथ्वी है उसकी सतह के जो छोटे छोटे भी बदलाव होंगे उन पर भी ये सीधी निगरानी रख सकता है, उसमें भी ये सक्षम है। ग्लेशियर और साथ ही बर्फ की चादर की जो भी हलचल होगी उसका भी पता लगाया जाएगा इस निसार के जरिए। वनस्पति में क्या कुछ बदलाव है, इसके साथ ही जमीन के धंसने का भी इस निसार के जरिए पता लग सकता है आगे आने वाले समय में। तो पूरी जानकारी पूरी पृथ्वी को ये स्कैन करेगा। इसके साथ ही मिट्टी में नमी में जो बदलाव आ रहा है उसकी भी जानकारी निसार उपलब्ध कराएगा वैज्ञानिकों को। समुद्री तटों के जो क्षरण है यानी कि इरोजन, उनका भी पता लगाया जाएगा। समुद्र के अंदर क्या कुछ हलचल हो रही है उसका पता लगाने में निसार जो है वो सक्षम है। इसके साथ ही बाढ़ और भूस्खलन जैसी जो आपदाएं हैं उनकी भी पहले से ही चेतावनी निसार के जरिए कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों को मिल जाएगी, जिससे जो नुकसान है इन आपदाओं से होने वाला उसे कम किया जा सकता है। भूकंपीय हलचल और साथ ही जमीन धंसाव के समय रहते ही पहचाना जा सकेगा। इसके जरिए जो प्राकृतिक आपदाएं हैं समय से पहले ही उनका पता लगाया जा सकता है। आपदा प्रबंधन को भी इस सैटेलाइट के जरिए सीधे तौर पर मदद मिलेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दुश्मन देशों की गतिविधियों पर भी ये अपनी पैनी नजर रखेगा। तो इसरो और नासा का ये संयुक्त मिशन, लेकिन इसके साथ ही कब से ये काम करेगा, क्या कुछ चरण होंगे, एक नजर उस पर डाल लेते हैं, क्योंकि 4 चरण हैं जिसके जरिए निसार काम करेगा। 4 चरणों में निसार मिशन की पूरी तैनाती की जाएगी। लेकिन सबसे पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में आज श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग इसकी होनी है। 5:40 का वो समय होगा जब इसे लॉन्च वहां से किया जाएगा और उस दौरान अमेरिका और साथ ही भारत की नजर इस पर बनी रहेगी। दूसरे चरण में रडार का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। जो रडार इसके अंदर लगाए गए हैं उनका डिप्लॉयमेंट होगा। उसके बाद में स्पेस में 12 मीटर चौड़ा जो रडार एंटीना है उसे खोला जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो हम आपको बता रहे हैं चरणबद्ध तरीके से। इसके साथ ही 9 मीटर लंबा बूम लगाकर इस 12 मीटर एंटीने को खोला जाएगा। और तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो तीसरे चरण में पूरे सिस्टम की जांच की जाएगी उसकी, और जो वैज्ञानिक हैं वो इस पूरे सिस्टम की जांच करेंगे और लॉन्च के 90 दिन के बाद में यानी कि लगभग 3 महीने के बाद में कमिश्निंग चरण से इसकी जांच होगी और चौथे चरण उसके बाद में शुरू होगा। और असली काम है चौथे चरण के अंदर, क्योंकि चौथे चरण में जब ये काम शुरू होगा तो उस वक्त साइंस ऑपरेशन चरण में धरती की स्कैनिंग शुरू होगी और हर 12 दिन में ये स्कैनिंग होगी जो बताएगी कि आखिर कहां पर क्या कुछ हलचल पृथ्वी के अंदर देखने को मिल रही है, चाहे सतही जमीन पर हो या फिर समुद्र के अंदर हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी रितेश रंजन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रितेश, फिलहाल काफी सारी उम्मीदें हैं निसार सैटेलाइट से जिसे आज लॉन्च किया जाना है 5:40 पर। कई सारी खूबियां भी हैं इसकी जो हमने अपने दर्शकों को बताई, लेकिन इसके साथ ही 10 साल का वक्त लगा है इसको संयुक्त रूप से नासा और इसरो ने तैयार करने में। जी हाँ, 10 साल का वक्त लगा है, लेकिन ये 10 साल का वक्त जो लगा है काफी महत्वपूर्ण होता है दुनिया को लेकर के, क्योंकि आज ही जो घटना सामने में आई है, यूएस, जापान और रशिया ने जो प्राकृतिक आपदा झेली है उसका पहले से कैसे पता लगाया जाएगा, इन सब चीजों की जानकारी ये सैटेलाइट जब लॉन्च होगा तो उसके बाद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन सब का समाधान हमें आगे आने वाले दिनों में मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है प्राकृतिक आपदाओं की जो जानकारी होती है वो हमें जल्दी नहीं मिल पाती है। तो ये अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये सैटेलाइट है। जैसा कि आपने पहले बताया कि 12 दिनों के अंतराल में ये 2 बारी जो है अर्थ की मैपिंग करेगी, और सबसे बड़ी बात है कि ये 24 घंटे जो है अर्थ की मैपिंग में लगेगी। इसका कैमरा कभी ऑफ नहीं होने वाला है। बाकी जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अपने गंतव्य या अपने जो भी उनका डेस्टिनेशन होता है, जो उनको कार्य दिया जाता है, उनका ऑपरेशन, बस वहीं तक वो कार्य करती हैं। उसके बाद उनका कैमरा स्विच ऑफ हो जाता है उस ऑर्बिट में घूमने के बाद, लेकिन जहां उनका काम रहता है बस वहीं तक। लेकिन ये धरती का पूरा परिक्रमा करेगा और ये केवल क्या कहते हैं कि जमीन नहीं बल्कि समुद्री सीमा, जंगल, सबको नापेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि यह पहली बार है कि इसमें 2 अपर्चर रडार लगे हुए हैं, जो कि एल बैंड और एस बैंड है। एस बैंड इसरो द्वारा तैयार किया गया है, एल बैंड नासा द्वारा तैयार किया गया है, और ये हमें रियल टाइमिंग जो है ना, रियल टाइम मैपिंग देगा धरती का कि कैसे कहां क्या परिवर्तन हो रहा है, कहां जल स्तर बढ़ रहा है, कहां भूमि में क्या हो रहा है, भूमि के अंदर बाहर, और जंगलों में क्या प्रभाव रहा है कि जंगलों में हमेशा देखने की घटना मिल जाती है कि आगजनी हो गई, कहीं आग लग गया। तो ये सब चीजों को, और सबसे बड़ी बात
जब आपदा आएगी उस वक्त क्या प्रबंधन होना चाहिए, कैसे प्रबंधन होना चाहिए, अपने पूरे सिस्टम को कैसे लाइन अप करना है, कैसे आपदा प्रबंधन में ध्यान देना है, कहां क्या सटीक जानकारी हमें इस सैटेलाइट के माध्यम से मिलेगी। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, केवल भारत के लिए और यूएस के लिए ही नहीं, यह पूरी दुनिया के लिए है। पूरे देश, पूरे जो देश हैं दुनिया भर में, उन सब के लिए काफी महत्वपूर्ण ये प्रक्षेपण होगा इस लॉन्च के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ न्यूज पंच में अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जो आपसे सीधा जुड़ी हुई है। जी हां, 1 अगस्त 2025 से यूपीआई के नए नियम लागू होने वाले हैं। और अगर आप रोज पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या फिर किसी और यूपीआई ऐप के जरिए पेमेंट करते हैं, तो इन बदलावों के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल यूपीआई सिस्टम की मैनेज करने वाली एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई से जुड़े हुए कुछ लिमिट्स इस वक्त तय की है, जो कि 1 अगस्त से लागू होंगी, जिससे सिस्टम पर जो दबाव है वो कम हो सकेगा और ट्रांजैक्शन फेल या फिर डिले जैसी जो मेजर दिक्कतें हैं उनका सामना यूजर को ना करना पड़े। इसके साथ ही पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले महीने की अगर हम बात करें यानी कि जून में 1839 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं यूपीआई के जरिए, और जिसके जरिए करीब 23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जो है वो ट्रांसफर की गई। पिछले 1 साल में हर महीने कितनी ट्रांजैक्शन हुई है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 1 अगस्त से होने वाले 5 बड़े बदलाव। तो 1 अगस्त से यूपीआई के नए नियम लागू होने वाले, जिसमें सबसे पहला बदलाव है बैलेंस चेक की जो है वो लिमिट तय कर दी गई है। यूपीआई ऐप के जरिए ये लिमिट तय की गई है, जिसमें एक यूजर अब दिन भर में 50 बार ही अपना जो बैलेंस है उसे इस एप्लीकेशन के जरिए चेक कर सकता है। सर्वर पर दबाव कम करने की कोशिश इस वक्त एनपीसीआई की तरफ से की जा रही है और उसी के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। इसके साथ ही ऑटो पे जो है वो भी तय समय सीमा पर ही होगा। ऑटो पे से जो पेमेंट्स हैं वो अब तक 3 फिक्स्ड टाइम स्लॉट में ही किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से पहले जो ईएमआई है वो कट सकते हैं, यानी कि जो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो ऑटो पेमेंट लगाते हैं वो हो गई, या फिर एसआईपी हो गई, या इन तमाम चीज़ों में जिसमें ऑटो पे लगा हुआ है उनकी अब समय सीमा तय कर दी गई है। पेमेंट रिवर्सल में भी लिमिट तय की गई, यानी कि पेमेंट वापस पाने की जो वो गति है वो उसे भी अब तय कर दिया गया है। इसके साथ ही एक यूजर अब महीने में सिर्फ 10 बार ही पेमेंट रिवर्सल की रिक्वेस्ट अपनी कर सकता है, और एक व्यक्ति या फिर एक कंपनी से आप 5 बार ही वापसी की मांग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही पेमेंट स्टेटस चेक करने की भी लिमिट एनपीसीआई की तरफ से तय कर दी गई है। दरअसल इससे पहले अगर हम देखें तो यूजर पेमेंट करने के बाद कई बार स्टेटस चेक करते थे कि वो पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब एक दिन में सिर्फ 3 बार ही आप पेमेंट स्टेटस को देख सकते हैं, और इसमें भी कम से कम 90 सेकंड का जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने पर भी अब लिमिट लगा दी गई है। आप बार बार ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक नहीं कर सकते हैं। अब किसी एक ऐप से सिर्फ 25 बार ही आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देख सकते हैं। बैलेंस चेक की भी लिमिट अब तय होगी। तो ये तमाम जो 5 बड़े बदलाव हैं जो एनपीसीआई की तरफ से किए जा रहे हैं और 1 अगस्त से ये लागू होंगे। लेकिन इसके साथ ही इस बदलाव के पीछे की आखिर उद्देश्य क्या है, क्या कुछ वजह है? यूपीआई सिस्टम पर जो लोड पड़ रहा है उसको कम करना सीधे तौर पर इसका उद्देश्य है, और साथ ही सिस्टम को फास्ट और रुकावट दूर करने की कोशिश एनपीसीआई की तरफ से इस वक्त की जा रही है। और खास तौर पर अगर हम देखें तो पीक आवर्स, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं, उसमें जब लोड पड़ता है, जब दबाव होता है, तो इसका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। उसको कम करने की कोशिश है। और खासतौर पर पीक आवर्स की अगर हम बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सबसे ज्यादा लोड यूपीआई के ऊपर रहता है, ट्रांजैक्शंस का रहता है। बैलेंस चेक और पेमेंट स्टेटस चेक करने से भी कहीं ना कहीं जो पूरा सिस्टम है वो स्लो होता है, और इसीलिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हाल ही में अगर हम देखें तो मार्च और अप्रैल में 2 बड़े आउटेज भी देखने को मिले थे, जिससे करोड़ों यूजर्स को काफी परेशानी का सामना उस वक्त करना पड़ा था। तो ये तमाम उद्देश्य इस वक्त रखे गए हैं, जिसके जरिए ये 5 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। 1 अगस्त से ये लागू होंगे। लेकिन पिछले 1 साल में हुए जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, अगर उस पर हम नजर डालें तो लगातार इसकी संख्या बढ़ती हुई हमें नजर आई है। पिछले 1 साल के ट्रांजैक्शन पे अगर हम नजर डालते हैं, क्योंकि जून की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इस जून में भी किया गया है, जिसमें खासतौर पर 1839 करोड़ ट्रांजैक्शन की गई है। जिसमें मई की अगर हम बात करें
तो मई 2025 की अगर हम बात करते हैं तो मई 2025 में 1867 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए हैं और जिसकी कुल राशि है 25 लाख करोड़ से ज्यादा की। अप्रैल 2025 की बात करें तो 1779, मार्च 2025 की 1830 करोड़ ट्रांजैक्शन, फरवरी की बात करें तो 1610 करोड़ ट्रांजैक्शन और जनवरी में 1699 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए हैं लोगों के द्वारा। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अजय मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अजय, सीधे तौर पर ये 5 बड़े बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर अगर हम नजर डालें तो पिछले 1 साल में जो ट्रांजैक्शन है उनमें भी बड़े बदलाव देखने को मिले। कई जो संख्या है इसकी वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। बहुत ज़बरदस्त बढ़त देखी गई है और अभी जो मंथली रिव्यू आया है जून का वित्त मंत्रालय का, उसके मुताबिक 5500 करोड़ ट्रांजैक्शंस एक क्वार्टर में हुए हैं, जो कि पिछले साल में इसी क्वार्टर की तुलना में 33% ज़्यादा है कृतिका। और आप देखिए जो वॉल्यूम जो बहुत लगातार बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में जितने भी आपके डिजिटल पेमेंट्स होते हैं उसका करीब 50% केवल भारत में होता है। और ये यहाँ के जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है DPI एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो कई देशों में शायद अब उसको अपनाया जाने वाला है। इसकी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए चूंकि रिस्पॉन्स टाइम आपको याद होगा जून में जो 30 सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम था उसको कम करके केवल 10 सेकंड कर दिया गया। अब अगर आपको जो API होता है पूरे के पूरे NPCI का जो UPI का जो इकोसिस्टम है, अगर उस पर दबाव कम करना है तो आपको कुछ न कुछ ऐसे नियम लगाने पड़ेंगे। और इसलिए 1 अगस्त यानी 1 अगस्त से ये जो नए ट्रांजैक्शन के नियम है केवल पीक आवर्स में जो ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैं उनको लिमिट किया गया है। ये और भी ज़्यादा प्रभावी बना रहे और भी ज़्यादा सुविधाजनक बना रहे, इसके लिए कदम उठाए गए। ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि हमारे UPI का जो पेमेंट है उसका तरीका बदल जाएगा या फिर उसको चार्ज किया जाएगा। अभी तक ऐसी कोई खबरें नहीं है। हालांकि कुछ हिंट्स ज़रूर मिल रहे हैं कि फ्यूचर में शायद MDR में कुछ चेंज होगा, लेकिन उसके लिए हमें बजट का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल UPI आम आदमी के लिए बिल्कुल फ्री है और इस पर किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ट्रांजैक्शन और स्मूथ हो उसके लिए ये चेंजेस किए गए जिनका जिक्र भी आपने किया है। बिल्कुल, और ये चेंजेस कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जरूरी भी थे क्योंकि हर रोज करोड़ों की संख्या में ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ भी रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DD न्यूज। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दें। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जो है रूस से, जहां भूकंप के तेज झटकों ने हर किसी को डरा कर रख दिया है। जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा है कि रूस के कैमचटका प्रायद्वीप के पास एक तेज भूकंप आया। शुरुआती तीव्रता 8.8 दर्ज की गई है। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने रूस और जापान दोनों के कुछ तटीय क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों के भीतर खतरनाक सुनामी की भी चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने के अलर्ट के बाद में रूस में सुनामी अपना रंग भी दिखाने लगी है। कुरिल आइसलैंड की अगर हम बात करें तो वहां पर कुछ हिस्सों में सुनामी की लहरें भी टकराई हैं और कई जगहों पर प्रशासन की तरफ से लोगों को आगाह करने के लिए सायरन भी बजाए जा रहे हैं। लोगों से इस वक्त अपील भी की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि वो तटीय क्षेत्रों में ना जाएं। इसके साथ ही भूकंप के कई सारे वीडियोस भी इस वक्त सामने आ चुके हैं और वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भूकंप से दहला रूस।
तो भूकंप से ये रूस दहल गया। इस वक्त सुदूर पूर्वी क्षेत्र कैमचटका में जबरदस्त भूकंप की तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 8.8 मापी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि खास तौर पर अगर हम देखें तो 19.3 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र स्थित था और भूकंप के कारण कई लोगों के घायल होने की भी खबर इस वक्त सामने आई है। काफी ज्यादा नुकसान वहां पर जो बिल्डिंगें हैं उनको पहुंचा है, जो घर है वहां पर, जिसकी एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भूकंप के कारण कई सारे लोगों के घायल होने की खबर है। साथ ही भूकंप से बिजली कटौती और साथ ही मोबाइल सेवा भी काफी ज्यादा बाधित इस वक्त वहां पर हुई है। इससे पहले अगर हम देखें तो 1992 में इस इलाके में इतनी तीव्रता का भूकंप आया था। करीब 9.0 तीव्रता का भूकंप 1992 में आया था। उसके बाद में अब ये 8.8 की तीव्रता का ये भूकंप आया है। अमेरिका और जापान में भी सुनामी की चेतावनी इस वक्त जारी कर दी गई है। इसको ध्यान में रखते हुए जहां यूएस के राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र ने ये अलर्ट इस वक्त जारी किया है। खासतौर पर अलास्का और पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में सुनामी का ये अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इक्वाडोर तटों पर भी ज्वार स्तर से 3 मीटर ऊपर की लहरों की आशंका जताई गई है, जिसमें खासतौर पर चिली, हवाई, जापान और साथ ही सोलोमन द्वीप के लिए ऊंची लहरों का ये अलर्ट इस वक्त वहां पर जारी किया गया है और लोगों से समुद्र से दूर रहने की भी अपील लगातार की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही भूकंप के बाद में सुनामी भी रूस में देखने को मिली है। दरअसल सेवेरोकुरिल्स्क शहर से सुनामी की जो लहरें हैं वो वहां पर टकराई हैं और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रूस के सेवेरोकुरिल्स्क शहर में रेस्क्यू फिलहाल अभी जारी है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में इस वक्त प्रशासन लगातार वहां पर लगा हुआ है। लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है। ये अपील इस वक्त वहां पर की जा रही है और कहा जा रहा है कि आप अफवाहों से बचे रहें, क्योंकि जब ऐसा टाइम आता है, ऐसे समय पर अफवाहें भी काफी ज्यादा फैलती हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से आपातकालीन निर्देशों का पालन करें लोग, ये बात प्रशासन की तरफ से लगातार कही जा रही है। आपको बता दें कि इससे जापान में पहली सुनामी ये देखी गई है और जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को भी इस वक्त खाली वहां पर कराया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही आखिर कैमचटका किस जगह पर स्थित है, कहां पर ये आपदा आई है, वो आपको बताते हैं। जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो रूस का एक प्रायद्वीप है कैमचटका, जहां पर ये आपदा इस वक्त आई है और खासतौर पर साइबेरिया के पूर्वी छोर पर ये पूरा जो क्षेत्र है कैमचटका वो बसा हुआ है यहाँ पे। और इसके साथ ही भौगोलिक के रूप में अगर हम देखें तो रूस के मुख्य भूभाग से ये सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। कैमचटका के उत्तर में बेरिंग सागर भी वहां पर है और दक्षिण में जापान और पूर्व में प्रशांत महासागर से ये पूरा एरिया जो है वो घिरा हुआ है। और इसके साथ ही जहां एक तरफ ये अपील की जा रही है लोगों से कि आप समुद्र से दूर रहें और भूकंप के जो झटके महसूस किए गए, उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पोस्ट के जरिए वो आपको बताते हैं। रूस में उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि रूस में 8.7 तीव्रता का भूकंप के कारण हवाई में रहने वालों के लिए सुनामी की चेतावनी इस वक्त जारी की गई है। अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत तट के लिए सुनामी निगरानी लागू है। जापान भी खतरे में है, हिम्मत रखें और सुरक्षित रहें। तो ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से किया गया है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस में कैमचटका प्रायद्वीप के पास तेज भूकंप के बाद सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास स्थिति पर भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। भारतीय दूतावास ने कैलिफोर्निया, अमेरिका के जो अन्य पश्चिमी तटीय राज्य हैं और हवाई में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी इस वक्त जारी की है और कहा है कि स्थानीय अलर्ट का पालन करें, जो वहां पर प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। सुनामी की चेतावनी पर ऊंचे स्थानों पर आप चले जाएं, समुद्र के आसपास आप ना रहें। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। तापस, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? आज सुबह सुबह जब ये खबर आई तो हर किसी के मन में इस वक्त डर का माहौल कहीं ना कहीं रूस में बना हुआ है और इसको लेकर जो बाकी आसपास के जो राज्य हैं वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। तापस, देखिए सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, ये जो एपिसेंटर है ये एक्चुअली पैसिफिक ओशन का एक रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। यानी कि ऐसी जगह जहां पे एक्टिव वॉल्केनो भी है और एक्टिव अर्थक्वेक का जोन भी माना जाता है। पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर जो है वो एक पूरी जगह है, मतलब वो आप सोचिए जापान के कोस्ट लाइन से लेके ऑलमोस्ट रशिया तक पहुंचता है और इसी जगह पे ये स्प्लिट हुआ। 8.8 बहुत बड़ी तीव्रता है और ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर की डेप्थ में, यानी कि ऊपर ही हुआ है, ज्यादा डीप में भी नहीं रहा, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि उसका जो इम्पैक्ट रहा है ऑलमोस्ट चाइना तक फील किया जा रहा है। तो
सुनामी वार्निंग जो है ताइवान, फिलीपींस, हवाई जो आइलैंड है, अलास्का के एलिशियंस आइलैंड जो है, और यूएस का जो पूरा वेस्ट कोस्ट है यहाँ पे दिया गया है। रशिया का जो आपने अभी कहा वहां पे भी ये एडवाइजरी जारी की गई। इनफैक्ट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है इन जगहों पे, रशिया की जो जगह जहाँ पे अभी जो पहला और सेकेंड जो वेव ऑफ सुनामी आया। इनफैक्ट सुनामी बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता हो कि सुनामी जो है ये ऐसा नहीं कि एक बार आया तो उसके बाद सुनामी एक्चुअली पानी का एक पूरा एक तरह से जो हम लोग कहते हैं वेव होता है, वो वेव जो होता है वो बहुत हाई वेव हो जाता है, करीब 6 फीट तक हाई भी हो सकता है। तो इस तरीके के जो वेव्स होते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन जिन जगहों पे जहाँ पे सुनामी वार्निंग इशू की गई है कि लोग जो है कम से कम 4 बाले के ऊपर अपने आप को सुरक्षित रखें, उसके नीचे खतरा बहुत ज्यादा है। तो ये इन जगहों पे इसमें आ रहा है, और पहला, दूसरा, तीसरा, ये वेव के बाद वेव आ सकता है जब तक आपको जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो ये नहीं कहते कि वेव्स खत्म हो गए या सुनामी का खतरा कम हो गया, तब तक नीचे नहीं उतरना चाहिए। ये जो है लगातार आ रही है, और सबसे बड़ा खतरा जो है ये जो तटीय जगह है, खासतौर से मैं जो कह रहा था ये हवाईयन आइलैंड जो है, जो आपके पैसिफिक आइलैंड के पास, जापान के जो कुछ जगह हैं, रशिया की जगह, यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा इस वक्त देखा जा रहा है, और लोग इनफैक्ट वेट कर रहे हैं कि और कितने और सुनामी के ऐसे शॉक देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए तो इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आई हुई आपदा के बाद में अब हमारी नजर भी इस खबर पर लगातार बनी हुई है। एक एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।